हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग कंपनी अकाउंट के सेक्शन में अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्लास 12 में कंपनी अकाउंट स्टार्ट किए थे पिछले दिन और बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था इस चैप्टर में। ठीक है, आज हम लोग ठीक उसके बाद से करेंगे जहाँ पर हमने पिछले क्लास में एंड किया था। चलो ध्यान से देखते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने के पहले मैं क्या करता हूँ, सुनना ध्यान से सब लोग, सभी लोग ध्यान से सुनो। पिछले क्लास में जो मैंने बेसिक चीजें कराई थी, एक बार उसको फटाफट से फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, कंपनी एक लीगल एंटिटी है। कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? शेयर इशू करती है कंपनी मार्केट में, लोग उनको खरीदते हैं और शेयर इशू करके जो पैसे कंपनी को मिलता है ये कंपनी का कैपिटल होता है। कंपनी अपना कैपिटल शेयर इशू करके अक्वायर करती है, इसलिए कंपनी के कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने बिजनेस में फंड के लिए पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है। जब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर इशू करती है तो उसे सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस बना के अपने कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है वो उनके बारे में जान सके, कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, और अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन बना सके कि उन्हें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। प्रोस्पेक्टस मिलने के बाद अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है, कंपनी के शेयर को खरीदना होता है, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है, उसको फिलअप करके वो कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ साथ उसे कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाता है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के शेयर का एक मिनिमम प्राइस डिसाइड होता है, जिसको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। कंपनी चाहे तो फेस वैल्यू पे शेयर इशू कर सकती है या फिर फेस वैल्यू से ऊपर प्राइस पे, हायर प्राइस पे शेयर इशू कर सकती है। फेस वैल्यू पे कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। जब फेस वैल्यू से ऊपर इशू करती है तो इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनी जिस भी प्राइस पे शेयर इशू करती है वो एक बार में चार्ज नहीं करती है, एक बार में कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट करती है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ये इन्वेस्टर को तब देना पड़ता है जब वो अप्लाई करता है शेयर के लिए। एप्लीकेशन करने के बाद उसे वेट करना पड़ता है कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आने का। कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा शेयर आ जाता है, तो ऐसे में जो एक्सेस एप्लीकेशन है कंपनी रिजेक्ट कर देती है और जो एक्स्ट्रा पैसा आया था एप्लीकेंट से वो रिफंड कर देती है। तो ऐसे हालात में क्या होता है, एप्लीकेंट के पास एक लेटर जाता है, लेटर ऑफ रिग्रेट, जिसमें उनके पैसे भी उनको लौटा दिए जाते हैं और उन्हें कंपनी शेयर नहीं देती है। और जिन लोगों को शेयर मिलते हैं उनके पास एक लेटर जाता है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और उन्हें बोला जाता है कि आपको शेयर मिल गए, अब आप नया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कीजिए। तो ये पूरा का पूरा कंपनी का क्या रहता है, शेयर इशू करने का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये दो इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद कंपनी क्या करती है, बोलती है कि अब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपसे पैसे मांगूंगी और आपको फिर वैसे वैसे करके पेमेंट करना है। समझ में आया तुम लोग को? तो ये बेसिक तरीका है। हमें क्या करना है एज अ स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन में एक बेसिक सी स्टोरी होगी और ये स्टोरी वही होगी जो अभी मैंने आपको सुनाया कि एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किया, इतना शेयर इशू किया, इतने प्राइस में इशू किया, इतना इतना करके इंस्टॉलमेंट है, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में बताई गई होंगी। समझ में आ रहा है? तो इस स्टोरी के बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किसके बुक में रिकॉर्ड करना है? कंपनी के बुक में रिकॉर्ड करना है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक कंपनी जब शेयर इशू करती है पब्लिक में तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। कंपनी जब शेयर इशू करती है पब्लिक में तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कंपनी उसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ जर्नल एंट्री देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ जर्नल एंट्री पास किए जाते हैं। तो वो जर्नल एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पिछले क्लास में मैंने कुछ एंट्री लिखाई थी, अभी मैं वापस से दिखा दे रहा हूं। देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है तो कंपनी क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ये कंपनी के बुक में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ध्यान रखना। तो कंपनी जब पैसा रिसीव कर रही है तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज कंपनी इज रिसीविंग मनी। कहां से रिसीव कर रही है, किस लिए रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन के पर्पज से रिसीव कर रही है। तो टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड क्या है, व्हेन शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिफंड्स द एप्लीकेशन मनी। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, पैसा वापस करना पड़ा, तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। फिर इसके बाद जब हम लोग एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, फिर क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, जब अलॉटमेंट के जो पैसे हैं वो ड्यू हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये डिफरेंट कलर में है क्योंकि ये हर प्रॉब्लम में हो सकता है ना भी हो, यानी कि जो बोल्ड ब्लू में, डार्क ब्लू में लिखा हुआ है, ये हर एक प्रॉब्लम में ये एंट्री आपको करनी है। जो स्काई ब्लू में लिखा है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अगेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी जब पैसा रिसीव करती है अलॉटमेंट का, तो इसके लिए एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन यहाँ पर जो स्काई ब्लू में जो हमने डेबिट किया है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। वेल व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, व्हेन कॉल मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। सर ये कुछ एंट्री समझ नहीं आया सर, क्या आपने बोला, ये क्या क्या अकाउंट है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, दिमाग में नहीं जा रहा, घबराहट हो रहा है। कुछ टेंशन नहीं लेना, अभी प्रॉब्लम करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। और क्या ये एंट्री याद करनी है, जी हाँ, ये एंट्री आपको याद करनी है बाय हार्ट। क्यों याद करनी है सर, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी आए, कैसा भी आए, जर्नल एंट्री यही होता है। इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आएंगे जर्नल एंट्री आपको यही बनाना है। तो जर्नल एंट्री यही होगा, चाहे प्रॉब्लम कैसा भी हो, कुछ भी हो, तब तो ये चैप्टर इजी होगा सर। जी नहीं, ये चैप्टर इजी नहीं है क्योंकि एंट्री सेम होता है पर उसमें फिगर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। तो इसीलिए आपको एंट्री तो याद रखना है, इससे थोड़ा आपको सहूलियत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, अभी कैलकुलेशन भी उसमें आएंगे। और सर ये सब का मतलब क्या सर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन अलॉटमेंट और ये सब क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है। तो अभी प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ हम लोग समझेंगे और समझते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे, प्रॉब्लम भी बनाते रहेंगे। सर मेरे पास तो नोट्स नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स। ये जो चैप्टर है इसको मैं बिना नोट्स के स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ, नोट्स से बाद में कर लेंगे। अब मेरे साथ साथ सब लोग मेरे साथ साथ लिखो, कॉपी में एक फ्रेश पेज में लिखना स्टार्ट करो। वीडियो मोड में जो भी स्टूडेंट लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, एकदम ध्यान से प्रॉपर अटेंशन के साथ आपको सुनना है और लेक्चर को अटेंड करना है। ये चैप्टर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैप्टर है आपके सिलेबस की, तो प्रॉपर अटेंशन मुझे चाहिए होगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो क्लास में भी आपको इतने अच्छे से समझ में आए जैसे कि आप फेस टू फेस क्लास में बैठे हो। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम मेरे साथ साथ सब लोग नोट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे साथ साथ सभी लोग नोट करेंगे। लिखो, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 equity shares X Limited issued 50,000 equity shares of rupees 10 each to be payable as follows. To be payable as follows. Application ₹2। मेरे कान में कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, मेरे कान में एकदम कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू लिसन एंड राइट, दैट्स इट। कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹2। कंपनी रिसीव्ड
applications for 55,000 shares, it refunded the excess application money. All the amounts were duly collected. Pass journal entries. Very simple problem. क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखो. This is problem number 1. X Limited issued 50,000 equity shares. First of all, tell me, X Limited is a private company or a public company? पब्लिक कंपनी. वी कैन सी X Limited. तो X Limited एक पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है. जी हाँ, कर सकती है. तो इसने क्या किया, 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया ऑफ ₹10 each. 10 रुपए का शेयर है. टू बी पेएबल एज फॉलोज. ये 10 रुपए लोगों को जो देने हैं ना पर शेयर, ये एक बार में नहीं देने, इंस्टॉलमेंट में देना है. कैसे देना है? एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया देना है. बाद में जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी, मैंने क्या बताया था, पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ पैसे देने पड़ते हैं. एप्लीकेशन हो जाने के बाद फिर जब कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है, उस टाइम पे फिर से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, जिसको अलॉटमेंट मनी बोलते हैं. तो एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया कर देना है, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपया देना है, फर्स्ट कॉल यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आएगा तो उसमें 3 रुपया देना है, लास्ट में फाइनल कॉल पे 2 रुपया देना है. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स. कंपनी ने इशू तो किया 50,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आ गया? 55,000. ज्यादा एप्लीकेशन आ गया. इसको बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्राइब्ड. इट रिफंडेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी. जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको कंपनी क्या कर रही है? रिफंड कर दे रही है. ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली कलेक्टेड. सारे के सारे जो अमाउंट है कंपनी ने प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लिया. पास जर्नल एंट्रीज. और आपको जर्नल एंट्री पास करना है. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मेरे साथ साथ चलो. सबसे पहले जैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है बिल्कुल वैसा. तो इन द बुक्स ऑफ X Limited, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, particulars, लेजर फोलियो, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट. डेट के बारे में प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है, तो आप डेट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो. ठीक है, डेट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दो, पर बनाना जरूर है आपको. सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट होता है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से स्टार्ट होता है. ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से स्टार्ट होता है. तो कंपनी सबसे पहले क्या कर रही है? कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है. तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? सर नहीं पता. नहीं पता तो क्या करेंगे? हम लोग पन्ना पलट के पीछे नोट्स का रेफरेंस लेंगे. तो पिछले क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री लिखाया है, जिससे याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि नेक्स्ट क्लास तक आपको याद हो जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिलहाल आज के लिए क्या करो, पन्ना पलट के एंट्री को देखो और रेफरेंस लो वहां से. तो क्या होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री में मैंने शेयर एप्लीकेशन लिखा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में जिस टाइप का शेयर बोलेगा वो नाम हम लोग, अगर जैसे इक्विटी शेयर बोला प्रॉब्लम में तो हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अगर मान लो क्वेश्चन में बोला होता प्रेफरेंस शेयर तो क्या लिखते हैं? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. समझ में आ रहा है? और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिर्फ शेयर बोला, तो शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, चलो. तो कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए बोलो? 55,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, और एप्लीकेशन का रेट कितना है? 2 रुपया. तो कंपनी के पास 55,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं, और
एप्लीकेशन ऐसे ही नहीं आता, उसके साथ पैसे भी आते हैं। मैंने पिछले क्लास में बोला था एप्लीकेशन अगर कोई भी एप्लीकेंट करेगा तो उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साथ में देना पड़ेगा, अदरवाइज दैट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। तो एप्लीकेशन आ रहा है इसका मतलब उसका साथ पैसा भी आ रहा है। तो 55,000 इंटू 2 कितना हो गया देखो, 1,10,000। ठीक है, अब इसका नरेशन, being application money received on 55,000 equity shares at the rate rupees 2 each। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन का पैसा तो आपने रिसीव कर लिया 55,000 का, लेकिन 55,000 तो शेयर आपके पास है नहीं, तो जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे हम लोग, रिफंड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि हम लोग रिफंड कर रहे हैं, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कितना रिफंड करेंगे, 5,000 इंटू 2। हमने कलेक्ट किया था 55,000 शेयर्स का पैसा, लेकिन जब रिफंड करेंगे तो जितना एक्सेस है ना बस उतना रिफंड करेंगे, पूरा पैसा रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 तो शेयर अपने पास है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया उसका पैसा लौटाएंगे। तो एक्स्ट्रा 5,000 आ गया था, तो उसका पैसा कितना होता है, 5,000 इंटू 2 10,000। तो 10,000 अपने क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो पहले हमने 1,10,000 कलेक्ट किया, उसका एंट्री पास किए, उसके बाद हमने उसमें से जो एक्स्ट्रा था 5,000 का एप्लीकेशन, उसका पैसा हमने वापस कर दिया। इसके लिए सेम लिखेंगे, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 equity shares at the rate rupees 2 each was refunded। देखो नरेशन का एज सच कोई यहाँ पर ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने या ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आप जो चीज़ कर रहे हो बस आप उसको नरेशन में बता दो। बेसिकली नरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन को नरेट करना। What the transaction is all about, you have to just mention that, narrate that, so that a layman can also understand। जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है वो ट्रांजैक्शन देख के नहीं समझ पाएगा व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट, पर वो ट्रांजैक्शन का नरेशन देख के वो समझ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज के लिए, दैट इज द पर्पस ऑफ नरेशन। ठीक है, क्योंकि जब बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कभी कभी ऐसे लोगों को भी पढ़ना पड़ता है जो कंपनी के अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मे भी अकाउंटेंट नहीं है, उनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो ये नरेशन उनको हेल्प करता है समझने में कि ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, जो अकाउंट्स का बंदा होगा वो समझ जाएगा ना कि जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब कोई नॉन अकाउंट का बंदा वो ये देख के नहीं समझ पाएगा, पर हाँ वो नरेशन देखेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वो समझ जाएगा क्या हो रहा है। चलो, तो ये हो गया नरेशन। अब देखो हमने टोटल रिसीव तो किया था 1,10,000 55,000 शेयर के ऊपर, जिसमें से हमने 5,000 शेयर के ऊपर जो पैसा मिला था वो लौटा दिया, 10,000 हमने रिफंड कर दिया। बाकी कितना बचा, 1,00,000। ये 1,00,000 को क्या करेंगे हम लोग, अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा आया है इसको कैपिटल में कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम लोग बोलोगे सर ये एंट्री आप कहां से क्या लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेफर योर जर्नल एंट्रीज, जो पिछले दिन मैंने आपको एंट्री लिखाया था उस पन्ने को पलटो और वहां पर से रेफर करो, ये वही सारी एंट्रीज है जो मैंने लिखवाया था, कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 50,000 के ऊपर जो 2 रुपया करके हमने रिसीव किया था इसको कैपिटल में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 50,000 शेयर का वैल्यू, 50,000 वाला 5,000 का तो रिफंड कर दिया, 50,000 वाला कैपिटल में डाल दिया। अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 2 each
ट्रांसफर टू कैपिटल। यहां तक भी लिखने से नरेशन चलेगा, लेकिन कुछ ऑथर्स हैं, कुछ ऐसे बुक हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो नरेशन को थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो आप चाहो तो ये जो पोर्शन है जो मैं लिख रहा हूं आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट, यानी नंबर के बाद थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना देना, डेटेड के बाद डॉटेड लाइन बना देना। किसी के स्कूल में ये चैप्टर हुआ है क्या? किसी के? तो इस तरह से नरेशन कोई लिखा रहे क्या? लिखा है? किसी के स्कूल में ऐसा नरेशन लिखा है क्या? नहीं लिखा है? तुम्हारा भी लिखा है? हमारे स्कूल में तो नरेशन ही नहीं लिखाया गया। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने कलर चेंज किया ना, एज पर बोर्ड, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। देखो ये जो पार्ट है, एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, ये पार्ट मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो लिखो, नहीं चाहो मत लिखो, ठीक है। आप चाहो तो कैपिटल के बाद या ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। अच्छा सर, नरेशन देना है क्या? नॉर्मली नरेशन देना चाहिए, ठीक है, नरेशन देना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया पास जर्नल एंट्रीज इग्नोर नरेशन या विदाउट नरेशन, देन ओनली यू हैव टू इग्नोर नरेशन, अदरवाइज नरेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नल। तो अपने ऐसे पूछेंगे नहीं सर नरेशन देना होगा क्या? हाँ नरेशन देना होगा, अलग से बोलता नहीं है गिव नरेशन। नरेशन बोल दिया पास जर्नल एंट्री, इसका मतलब ही नरेशन के साथ ही होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री नरेशन के बिना नहीं होता। हाँ अगर चला के बोल दिया इग्नोर नरेशन या पास जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन, देन यू कैन स्किप, बिकॉज प्रॉब्लम डिलिबरेटली आस्किंग यू कि आपको नरेशन के बिना ही पास करना जर्नल एंट्री। इन दैट केस इट इज अ फैसिलिटी फॉर यू, यू कैन ओनली पास जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन, अदरवाइज नरेशन के साथ ही जर्नल एंट्री बनता है, ठीक है। और ये चीज बोर्ड में भी याद रखना। हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड का मतलब क्या होता है? कभी भी कंपनी जो पैसा रिसीव करती है अपने एप्लीकेंट से, उस पैसे को वो डायरेक्टली कैपिटल फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल ना हो। तो बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मीटिंग करके अप्रूव करते हैं, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। तो वो जो रेजोल्यूशन का नंबर होता है ना, वो नंबर देना पड़ता है, और जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ बोर्ड मीटिंग का डेट देना पड़ता है। तो इसको वहां पर लिखते हैं एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर एंड डेटेड, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर स्टेज। अभी आप लोग 11-12 में बेसिक लेवल पे ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। यस बोलो, ठीक है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया? देखो अभी 3 एंट्री हम लोगों ने किया। क्या किया हम लोगों ने? एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया 55,000 शेयर का, एक्स्ट्रा 5,000 का जो पैसा आ गया था वो वापस कर दिए, 50,000 का पैसा ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आगे बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री का रेफरेंस जिसको याद नहीं आ रहा है वो पीछे पन्ना पलट के ले सकते हैं। तुम लोग बोलोगे सर इसमें एक और क्रेडिट था, वो इस प्रॉब्लम में नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, जो मैंने लाइट ब्लू कलर में जो मैंने लिखाया था वो हर प्रॉब्लम में आएगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर वो केस नहीं है, वो केस कब आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से सब लोग सुनना, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, हर एक एंट्री हर एक कैलकुलेशन में समझा रहा हूं। विथ एवरी पासिंग प्रॉब्लम इट विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्वियसली आई विल गो फास्टर। स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉब्लम में धीरे धीरे बता रहा हूं, अज्यूमिंग दैट कि तुमको कुछ नहीं पता और हर कुछ मेरे को ही बताना है। तो एक एक वर्ड एक एक कैलकुलेशन सब ABCD की तरह पढ़ा रहा हूं। अब हर 1-2 प्रॉब्लम के बाद मैं ये अज्यूम करूंगा कि पिछला प्रॉब्लम तक तुम सीख गए, अब मेरे को आगे पढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। चलो देखो, अलॉटमेंट में अमाउंट कैसे लिखेंगे?
हमें कितना शेयर अलॉट करना है, पब्लिक को कितना शेयर अलॉट करेंगे 50,000। वी हैव ओनली 50,000 शेयर, वी कैन अलॉट ओनली दिस मच। तो 50,000 शेयर जो कंपनी के पास है वही वो अलॉट कर पाएगी। तो अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 रुपया करके, यानी कि कंपनी को अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं 1,50,000। कंपनी को 1,50,000 मिलेंगे। इसके लिए हम लोग नरेशन देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 each। ठीक है, मैं यहां पर एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एक में मैंने लिख दिया, वो भी कंपलसरी नहीं है, चाहो लिखो नहीं चाहो मत लिखो, और एग्जाम में इग्नोर ही करना, उतना टाइम नहीं होता, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, एक चीज अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ऊपर की जो एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है ये काफी हद तक सिमिलर है। ये दोनों एंट्री सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, एक में हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है, दूसरे में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है डेबिट के साइड में। क्रेडिट तो दोनों का सेम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए जब हम लोग एंट्री करते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, अलॉटमेंट के लिए जब एंट्री बनाएंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। तो डेबिट में बस चेंज आ रहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन वाले केस में हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट के केस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में ही होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर ऊपर वाले एंट्री में आपने नरेशन दिया था एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2 each ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। यहां पर आपने नरेशन दिया है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3। तो ऊपर आपने बोला था ट्रांसफर्ड और यहां पर बोल रहे ड्यू, इसका मतलब क्या है सर, क्या मतलब है, ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट। और बताओ, वाह वेरी गुड, ड्यू हो गया। और बोलो, ठीक है, ये दोनों आंसर सही है अपने जगह। और बताओ थोड़ा सा, जिसको समझ में आया क्वेश्चन को आंसर दो। यू कैन ट्रांसफर मनी ओनली व्हेन यू हैव दैट। समझ में आया। आपने एप्लीकेशन का पैसा देखो ऊपर रिसीव कर लिया था, पहले 1,10,000 रुपया आपने पहले रिसीव कर लिया था। 55,000 शेयर के ऊपर, 55,000 शेयर के ऊपर आपने 2 रुपया करके 1,10,000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया था। उसमें से आपने 5,000 के ऊपर 2 रुपया करके 10,000 आपने वापस कर दिया पैसा, क्योंकि एक्सेस आ गया था एप्लीकेशन। रिमेनिंग जो मनी थी 1,00,000 रुपए वो आपके पास पड़ी हुई थी। इसको क्या करेंगे, जो पैसा आपके पास है जो आपने रिफंड नहीं किया 50,000 के ऊपर 2 रुपया करके, इसको क्या करोगे, इसको कैपिटल में डालो। शेयर क्यों इशू कर रहे, पैसा क्यों ले रहे पब्लिक से, कैपिटल के लिए ना, कंपनी को तो पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, इसी के लिए तो शेयर इशू कर रहे हैं। तो जब शेयर इशू करके पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे को कैपिटल में डालो। तो कैपिटल में 1,00,000 को ट्रांसफर कर दिए, 10,000 रिफंड कर दिए, 1,00,000 को ट्रांसफर कर दिए। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, देखो एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹2 each ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कैपिटल में 1,00,000 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, रिसीव किया था, रिसीव करके ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरे वाले अलॉटमेंट के केस में यहां पर ट्रांसफर नहीं लिखा, ड्यू लिखा। ड्यू, ड्यू का मतलब अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। क्यों मिलना बाकी है सर, क्योंकि देखो एप्लीकेशन का पैसा जब आप ट्रांसफर कर देते हो, इसके साथ ही साथ आप एप्लीकेंट को एक लेटर देते हो जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। आपने अलॉटमेंट लेटर भेजा, जितने लोगों का कंफर्मेशन हो गया उसको आपने अलॉटमेंट लेटर भेजा। 5,000 को तो आपने रिग्रेट वाला लेटर भेज दिया कि आपको नहीं दे सकते, सॉरी आपका पैसा हम वापस कर रहे हैं। तो जो 5,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेंट थे उनको तो आपने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, उनका पैसा वापस कर दिया। लेकिन जो 50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनको आपने कौन सा लेटर भेजा, अलॉटमेंट लेटर। और उसमें आपने क्या लिखा, कांग्रेचुलेशंस, कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है, देती है, ठीक है।
लेकिन साथ ही साथ उसमें आप ये भी लिखते हो कि क्योंकि अब आपको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, अब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो, क्योंकि अब आपको शेयर अलॉट कर दिया गया है, कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया, आपको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, नाउ यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। Until and unless allotment is not made by the company, no one can become shareholder. The person will be called applicant. तो जो इंसान अप्लाई कर रहा है वो क्या बनता है? एप्लीकेंट बनता है, यानी उसने अभी अप्लाई किया शेयर खरीदने के लिए। वो शेयर होल्डर कब बनता है? जब उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलता है, मतलब उसको कंपनी बोल रही है कि आपको हम शेयर देंगे, यू हैव बीन अलॉटेड सच एंड सच नंबर ऑफ शेयर। अब कंपनी जब आपको शेयर अलॉट कर रही है तब तो तुम शेयर होल्डर बन गए, और जब तुम शेयर होल्डर बन गए तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुमको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है। कंपनी तुमसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी, कंपनी तुमसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी कि देखो भाई हमने तुमको शेयर अलॉट किया, नाउ यू पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी अलॉटमेंट मनी। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कब देना पड़ता है शेयर होल्डर को? जब फाइनली शेयर उसको अलॉट हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने 50,000 एप्लीकेंट को क्या किया? 50,000 एप्लीकेंट को शेयर अलॉट कर दिया। तो उससे कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट मनी मांगेगी। तो अलॉटमेंट मनी मांग रही है, लेकिन देने में तो टाइम लगेगा ना। तो जब तक मिल नहीं जाता तब तक बोलेंगे ये पैसा ड्यू है। ये पैसा क्या है? ड्यू है। समझ में आया? चलो, अब प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखो, सेकेंड लास्ट सेंटेंस, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली कलेक्टेड, यानी जो भी पैसे मिलने थे कंपनी ने उसको आराम से बढ़िया से अच्छे से कलेक्ट कर लिया, यानी कि कोई डिफॉल्ट नहीं है, सभी लोगों ने इज्जत से पैसे दे दिए। तो पैसे दे दिए मतलब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। तो पैसा मिल गया तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये एंट्री आप कैसे बना रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। ये वही एंट्री है जो नोट्स में लिखाए थे पिछले दिन, तो बार बार बोल रहे हैं, जिसको याद नहीं आ रहा है पन्ना पलट के पीछे रेफरेंस ले सकते हो। तो देखो ध्यान से, ये एंट्री में अमाउंट कैसे डालेंगे? ऊपर वाले एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था कितना? ऊपर वाले एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना किया था? 1,50,000। सेम यहां पर क्रेडिट करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,50,000, जो ऊपर डेबिट किया था उसको क्रेडिट करो, और ये अमाउंट फिर बैंक में भी डाल दो 1,50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेना है, तो इसके लिए फिर क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्या करना है? 50,000 शेयर्स जो है इसके ऊपर 3 रुपीज करके आपको कलेक्ट करना है। रेट कितना? 3 रुपीज है ना, चेक करो। अगेन 1,50,000 आपको कलेक्ट करना है, 1,50,000 आपको कलेक्ट करना है। अब इसके लिए नरेशन क्या होगा? सेम, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 equity shares at the rate ₹3 each, at the rate ₹3 each, that's it। अब इसको भी हम लोग रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में ऊपर वाले प्रीवियस एंट्री में हमने डेबिट कितना किया था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना किया था? 1,50,000। सेम अमाउंट यहां पर क्या करेंगे? जो डेबिट किया था ऊपर उसी को यहां पर क्रेडिट कर देंगे, यानी ये अकाउंट क्या हो रहा है? रिवर्सल हो रहा है। जो पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं, और इसी को फिर हम लोग बैंक में लिख देंगे 1,50,000। दिखा सबको? और नरेशन क्या देंगे बोलो? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एक काम करो,
अभी जो मैंने यहां पर लिखा है, लास्ट के 4 एंट्रीज को ध्यान से देखो। लास्ट के 4 एंट्रीज, लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री, थर्ड लास्ट एंट्री एंड फोर्थ लास्ट एंट्री। लास्ट के 4 एंट्रीज को देखो, 2 फर्स्ट कॉल वाले और 2 अलॉटमेंट वाले। सभी लोग अपने अपने कॉपी में लास्ट के 4 एंट्री को देखो और देख के समझो क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी लग रहा है क्या। अलॉटमेंट का 2 एंट्री देखो और फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री देखो, देख के एंट्री वाइज कैलकुलेशन वाइज देखो तो कुछ सिमिलैरिटी लग रहा है क्या। सभी लोग देखो अपने अपने कॉपी में। अलॉटमेंट का हमने 2 एंट्री किया, फर्स्ट कॉल का हमने 2 एंट्री किया। सभी लोग अपने अपने कॉपी में चेक करो। हो गया, देख लिया सबने। सिमिलैरिटी है, किसको किसको सिमिलैरिटी लग रहा है, बोलो क्या सिमिलैरिटी है। सर ये अलॉटमेंट वाले में, पहले वाले में भी हमारे पास मनी था नहीं, वो ड्यू था, एंड फर्स्ट कॉल वाले में भी सेम ही था। वेरी गुड, एक सिमिलैरिटी हो गया। दूसरा हिमानी बोलो, सेकंड और कोई सिमिलैरिटी बताओ। अलॉटमेंट वाले में और फर्स्ट कॉल वाले में, ये दोनों में 2-2 एंट्रीज है। अलॉटमेंट के 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल के 2 एंट्री, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज दिख रहा है बोलो। बाकी सब लोग मन में सोचो। अदिति बोलो। सुभाषिष बोलो। स्नेहांश बोलो। एक में 3 एक में 2 है। सोमिता बोलो। ठीक है, और बोलो, तुम बोलो। सर यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंट्री और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री में जहाँ पे अपनी ड्यू है, दोनों में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है, दोनों में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में है। ठीक है, थोड़ा ढंग का बात बोला। और बोलो बाकी, और कुछ। बैंक अकाउंट बोथ द एंट्रीज में है, किस साइड, डेबिट साइड। और बोलो। For each installment after application, bank account is the first of the 2 alternatives. ठीक है, और कोई कुछ अतिरिक्त बोलो। Explicit. सर दोनों में पहले हम लोग ड्यू मान के उसके बाद जब रिसीवेबल के बाद ट्रांसफर करते हैं। गुड, ठीक है। राशि बोलो। यही से बोलना था। ठीक है, देखो, ठीक है, चलो। एक्चुअली ठीक है, अपने अपने हिसाब से जिसने जो भी बोला ठीक ही है, लेकिन सुनो ध्यान से। लास्ट के 4 एंट्री को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो एक ही जैसा एंट्री है। अलॉटमेंट के 2 एंट्री जिस तरह से बने हैं, फर्स्ट कॉल के 2 एंट्री भी उसी तरह से बने हैं, विद द ओनली डिफरेंस दैट नाम चेंज हो गया। अलॉटमेंट वाले में हमने वर्ड लगा दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट वर्ड लग गया। फर्स्ट कॉल वाले में हमने क्या किया, अलॉटमेंट वर्ड को हटा के फर्स्ट कॉल लगा दिया। बस ये एंट्री में इतना ही डिफरेंस आया है। और कैलकुलेशन में यही डिफरेंस आया कि अलॉटमेंट में जो रेट था अलॉटमेंट का रेट डाल दिए, फर्स्ट कॉल वाले में जो रेट था वो फर्स्ट कॉल का रेट डाल दिए। बस यही डिफरेंस आ गया। यानी कि एंट्री का जो फॉर्मेशन है, जर्नल एंट्री का जो स्टाइल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। बैंक में जो एंट्री कर रहे हैं रिसीव करने वाला, वो दोनों में सेम है। तुम देखो बैंक में जो एंट्री हो रहा है, अलॉटमेंट में क्या लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में क्या लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यही कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए बहुत डिटेल में बता रहे हैं, आने वाले प्रॉब्लम में नहीं बताएंगे और मेरे से पूछना भी मत, ठीक है, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। तो तुम लोग ध्यान नहीं दोगे जब डिटेल में बताएंगे, और फिर बाद में जब फटाफट बोलेंगे तो फिर पूछोगे सर ये एंट्री क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, वो क्रेडिट क्यों हुआ। तो एकदम ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। वीडियो क्लास वाले तुम लोग भी ध्यान से सुनो, ठीक है। तो दोनों ही एंट्री में हम लोग देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट है, उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट में है, अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। खाली नाम बदल रहा है, एंट्री का स्टाइल सेम है, फॉर्मेशन सेम है। यानी दोनों कोई अलग तरीके का एंट्री नहीं है, दोनों में कोई अलग दिमाग नहीं लग रहा है, सेम स्टाइल का एंट्री है। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का नाम लगा दिया, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का नाम लगा दिया। इसी तरीके से जब ड्यू कर रहे हैं
तो ड्यू में भी तुम देखो एकदम सेम स्टाइल में एंट्री बन रहा है, बस अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का नाम है, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का नाम है। अलॉटमेंट में क्या एंट्री कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल में कर रहे हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम ही तो एंट्री है ड्यू का। रिसीव का भी एंट्री सेम है, बस नाम खाली बदल रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर ये दोनों जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को आपस में कंपेयर करके तुम लोग को सिमिलैरिटी दिख रहा है और जो मैंने समझाने की कोशिश की अगर तुम लोग को समझ में आया, तो अब एक काम करो, फाइनल कॉल का एंट्री तुम लोग बताओगे और जिससे मैं पूछूंगा वही। तो फाइनल कॉल में सबसे पहले मुझे बताओ, स्नेहांश बताओ, फाइनल कॉल में हम लोग कितना एंट्री पास करेंगे, 1 एंट्री और 2 एंट्रीज? फाइनल कॉल के लिए हम लोग कितना एंट्री पास करेंगे, 1 एंट्री या 2 एंट्री? 1 एंट्री, ठीक बोला? किसको लग रहा है 1 एंट्री? 2 एंट्री। जब अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री पास किए, फर्स्ट कॉल के लिए 2 एंट्री पास किए, तो फाइनल कॉल के साथ क्यों नाइंसाफी करेंगे हम लोग, उसके लिए भी 2 एंट्री पास करेंगे। एकदम इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। अच्छा अब बताओ, अब बताएगी अदित्रि, माय फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास। अब बताओ 2 एंट्री जो है उसमें से फर्स्ट वाला एंट्री कौन सा होगा? अब हम तुम्हारे सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं, 2 एंट्री देखो, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए, सब लोग ध्यान से सुनना, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए ना 2 एंट्री होता है। एक वो एंट्री जिसमें बैंक आता है, एक वो एंट्री जिसमें शेयर कैपिटल आता है। तो मैं आसानी के लिए, समझाने के लिए और तुम्हारे समझने के लिए मैं ना इन दोनों एंट्री को नाम दे देता हूं। एक को मैं बोलूंगा बैंक वाला एंट्री, एक को मैं बोलूंगा कैपिटल वाला एंट्री। तुम लोग समझ जाना, बैंक वाला एंट्री जब मैं बोलूंगा इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिसमें बैंक डेबिट हो रहा है। और जब मैं बोलूंगा कैपिटल वाला एंट्री तो तुम समझ जाना जिसमें कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है? तो अभी फाइनल कॉल में 2 एंट्री होगा, इतना हम लोग समझ गए। पहला कौन सा एंट्री होगा, बैंक वाला या कैपिटल वाला? बोलो। देखो वो बोली कैपिटल, ठीक बोली? कैपिटल वाला एंट्री होगा क्या? किसको किसको लग रहा है पहले कैपिटल वाला एंट्री होगा? राइट, पहले कैपिटल वाला एंट्री होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल को पहले ड्यू करेंगे और ड्यू होने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए बैंक वाला एंट्री, याद रखना ड्यू करने के लिए कौन सा एंट्री होता है, कैपिटल वाला एंट्री। रिसीव करने के लिए कौन सा एंट्री होता है, बैंक वाला एंट्री। ड्यू करने के लिए कैपिटल वाला एंट्री, रिसीव करने के लिए बैंक वाला एंट्री। पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं या रिसीव करते हैं? पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में रिसीव पहले हो जाता है और बाद में ड्यू नहीं करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो एप्लीकेशन का जो इंस्टॉलमेंट होता है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है एप्लीकेशन का, वो अलग है, उसमें रूल अलग है। एप्लीकेशन के केस में वी फर्स्ट रिसीव द मनी एंड देन ट्रांसफर द मनी टू कैपिटल। फर्स्ट वी रिसीव द एप्लीकेशन मनी एंड देन ट्रांसफर इट टू कैपिटल। लेकिन एप्लीकेशन के बाद के जो भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स होते हैं आफ्टर एप्लीकेशन, सबका सेम कॉमन रूल है। क्या रूल है, पहले ड्यू फिर रिसीव। और ड्यू के लिए कैपिटल वाला एंट्री, रिसीव के लिए बैंक वाला एंट्री। कैपिटल वाले एंट्री में शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, बैंक वाले एंट्री में बैंक हमेशा डेबिट होगा। स्टोरी क्लियर है? अब बनाओ, ऋषिका बोलो। चलो बाकी सब लोग लिखेंगे चुपचाप। ऋषिका बताओ, फर्स्ट एंट्री ड्यू वाला, कैपिटल वाला, सोच समझ के बताना। फाइनल कॉल का ड्यू वाला एंट्री बताना है। ऊपर के फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का हेल्प लेके बता सकती है। बोलो, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो उसका एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। किसको किसको लग रहा है ये सही है? गुड, लिखो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हिमानी इसका अमाउंट बताओ, व्हाट इज द अमाउंट? फाइनल कॉल का कितना पैसा ड्यू है, कितना मिलना है? अपने मन से बोलो अंतरिक्ष, कैसे कैलकुलेशन बोलो?
50,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए के रेट से हमें पैसे मिलने हैं। 50,000 शेयर, कैसे आप अमाउंट निकालते हैं सुनो ध्यान से। देखो कंपनी के पास कितने शेयर है, किसके ऊपर पैसे मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है और किस रेट से पैसे मिल रहा है। तो कंपनी के पास 50,000 शेयर है जो कंपनी ने इशू किया। कितना शेयर इशू किया कंपनी ने? 50,000। तो 50,000 शेयर इशू किया तो 50,000 के ऊपर पैसे मिलेंगे। और फाइनल कॉल का रेट क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइनल कॉल का रेट है 2 रुपया। तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो? 1 लाख। यानी फाइनल कॉल के लिए हमें 1 लाख रुपए मिलने। कितने मिलने हैं? 1 लाख। क्या ये मिल गए हमें? यस, क्वेश्चन में बोला है ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 each। हो गया। अब रिसीव करना। रिसीव का एंट्री अक्षय बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट बोलो, बोलते जाओ। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अमाउंट। ठीक बोला क्या इसने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? ऊपर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में डेबिट कितना किए थे? 1 लाख। यहां पर क्रेडिट भी करेंगे 1 लाख और सेम अमाउंट बैंक में चला जाएगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का टाइम दूंगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखो, एंट्री देखो, अमाउंट देखो। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछो। इस प्रॉब्लम में हर एक प्रॉब्लम के बाद मैं आप लोगों से रुक कर पूछने की अपॉर्चुनिटी दूंगा और आपको उसका फायदा उठाना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में जब चले जाएंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मैं बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। सर, यस, नंबर 2 नंबर 3 एंट्री तो एक साथ भी लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है। ठीक है। कुछ पूछना है? कोई एंट्री या कोई कैलकुलेशन? प्रॉब्लम सिंपल है, सब कुछ समझ में आ गया। 4th कौन सा एंट्री बोलो? एंट्री रीड करो। रीड करो एंट्री। कौन सा? अलॉटमेंट वाला? क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ। स्नेहाज क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, तो अब एक दूसरा प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम और इसके आगे जो भी प्रॉब्लम करेंगे इसमें नरेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि नरेशन फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने समझा दिया, बेसिक एंट्री वेंट्री मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हर प्रॉब्लम में सिर्फ एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और अब मैं फॉर्मेट भी नहीं बनाने वाला, फटाफट बनाएंगे क्योंकि अपने को फटाफट से कंप्लीट करना, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स लिमिटेड issued $80,000 equity shares of ₹10 each, of ₹10 each at ₹12 पर शेयर, एट ₹12। अच्छा एक मिनट सुनना, एक मिनट रुकना। पिछला जो प्रॉब्लम बनाए हो उसके बाद थोड़ा सा ना हाफ पेज जगह छोड़ देना। कोई छोड़ा है क्या? एक फ्रेश पेज में ये बनाना है। अगर थोड़ा भी जगह है तो छोड़ देना। अगर किसी ने नहीं छोड़ा, लिखना स्टार्ट कर दिया तो नो प्रॉब्लम, काटो मत, लिखना चालू करो। अगर किसी के पास स्पेस है तो कम से कम 4-5 लाइन स्पेस छोड़ दो, हाफ पेज छोड़ दो, ठीक ठीक है। जिसका नहीं भी छूटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के बाद है ना। चलो अब लिखो, यहाँ पर ध्यान दो। 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 12 per share
पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन ₹2, allotment ₹5, including premium, first call ₹3, final call ₹2. Company received applications for 85,000 shares and it rejected the excess application all the amounts were duly received except Syam, who failed to pay the final call on 1,000 shares. Pass जर्नल एंट्रीज। बोला जा रहा है कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 80,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया ऑफ ₹10 ईच। 80,000 शेयर्स कितने रुपए का? 10 रुपए का। एट ₹12 कितने में रिसीव किया? 12 रुपए में। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में रिसीव किया। ऑफ मतलब क्या होता है? का। ऑफ मतलब का, एट मतलब में। 10 का शेयर 12 में, तो ये जो 10 है ये क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। ये जो 12 है ये क्या है? इशू प्राइस। ये क्या है? इशू प्राइस। 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। 12 रुपीज इज द इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या? और वो ऐड का रिपीट करेंगे क्या? 10 रुपया क्या है? शेयर का फेस वैल्यू है। ठीक है, सुनो जो बता रहे हो सुनो। ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, लेकिन कंपनी इसको इशू कर रही है कितने में? 12 रुपया। मैंने बताया था कि कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी के शेयर का एक मिनिमम प्राइस डिसाइड होता है आरओसी के द्वारा, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो मान लो शेयर का मिनिमम जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, मतलब शेयर कितने का है? 10 रुपया। दिस इज द नॉमिनल प्राइस और द मिनिमम प्राइस। तो कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन कंपनी इशू 10 पे नहीं कर रही है। कंपनी शेयर इशू कर रही है 12 पे, एट 12, 12 पे। यानी कंपनी का इशू प्राइस 12 है, फेस वैल्यू 10 है। 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो कंपनी 2 रुपया प्रीमियम ले रही है। 10 रुपया फेस वैल्यू में 2 रुपया प्रीमियम जोड़ के 12 रुपया ले रही है। ठीक है, ये 12 रुपया कंपनी एक साथ नहीं कलेक्ट कर रही है, इंस्टॉलमेंट में ले रही है। यहां पर क्या बता रहा है? एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया कंपनी लेगी, अलॉटमेंट में 5 रुपया लेगी जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल में 3 रुपया लेगी कंपनी, फाइनल कॉल में 2 रुपया लेगी। इस तरह से
डिवाइड कर दिया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर, कंपनी ने टोटल 85,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव किया, मतलब अगेन ओवर सब्सक्राइब, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया। एंड इट रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब वही लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, पैसा वापस कर दिया। तुम बोलोगे सर रिफंड तो लिखा नहीं है, रिजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है ना, जो पैसा लिए तो वो वापस भी करना पड़ेगा। ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा कंपनी को ठीक ठाक से मिल गया जो भी मिलना था, एक्सेप्ट श्याम, एक बंदे को छोड़कर जिसका नाम श्याम है, हु फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स। ये तो श्याम था, इसके पास 1000 शेयर था, यानी इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और इसने सारा पेमेंट किया, लेकिन लास्ट का फाइनल कॉल फेल हो गया, यानी डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। ठीक है, सारा इंस्टॉलमेंट दिया पर लास्ट का फाइनल कॉल में डिफॉल्ट कर दिया। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब एंट्री क्या होगा सर? अरे एंट्री हर प्रॉब्लम में सेम होता है, मैंने पहले भी बोला। इस चैप्टर में एक मजेदार बात यही है कि एवरी प्रॉब्लम विल हैव सेम जर्नल एंट्रीज। ठीक है, स्टोरी भी सेम जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा स्टोरी भी सेम है, हर प्रॉब्लम का जो स्टोरी है ना वो मोटा मोटी सेम रहेगा। चलो देखो सॉल्यूशन मेरे साथ साथ करो सब। क्वेश्चन के बाद कितने लाइन छोड़ के वो जर्नल बनाना करो ना उसके बाद से जैसे। तो जर्नल एंट्री के बाद वो जगह छोड़ने को बोले थे। नो, जर्नल के बाद जगह नहीं छोड़ने बोले थे, ये प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ठीक है, लिखो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज डेट particulars ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एंट्री कैसे स्टार्ट होता है याद रखना, हर एक प्रॉब्लम में एंट्री का स्टार्ट और एंड स्टाइल सेम है, स्टोरी सेम है। तो एंट्री तो एकदम दिमाग में बैठा लो। एंट्री कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेगी, एप्लीकेशन का पैसा लेगी तो एंट्री क्या होगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास टोटल 85,000 शेयर्स आए हैं और एप्लीकेशन का रेट कितना? 2 रुपया करके है, तो एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपया। तो कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया बोलो? 1,70,000। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? इसमें से जो एक्सेस है 5,000 रुपया, 5,000 शेयर के ऊपर जो पैसा आ गया है उसको रिफंड करेगी और बाकी का जो 80,000 शेयर के ऊपर जो पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो इसका जो डेट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ो, डोंट बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स। व्हाट आई एम, नो लिसन, हम क्या बोल रहे सुनो ध्यान से। जो भी है सिर्फ हम यहाँ पर जिसने भी जो भी पूछा, पूछने की जरूरत नहीं है। डेट में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आपको भी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, रूल इज फॉर एवरीवन। मेरे को नहीं पता, मेरे कान में आवाज गया, आई डिड नॉट नोटिस हु इज आस्किंग, बट लिसन वन थिंग, मैं बोल रहा हूं जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो आपको भी वहां नहीं लिखना है। मैंने डेट के कॉलम में कुछ नहीं लिखा, आपको भी नहीं लिखना है। प्रॉब्लम में डेट मेंशन नहीं है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, आपको भी ब्लैंक छोड़ना है। क्वेश्चन देखो, एक चीज समझो, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, बट यू आर मैच्योर्ड इनफ, यू आर क्लास 12, नेक्स्ट ईयर यू विल बी गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन वो पूछो जो टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई सर पैर नहीं है वो सब मत पूछो। समझ में आ रहा है? सभी को बोल रहे हैं सर कितना लाइन छोड़े, क्या कर रहे, ये सब ये क्या क्वेश्चन है? एक साल पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन मत पूछो। फॉर्मेट में सर डेट का कॉलम बनाए, ये मैं तुम्हारे सामने हर कुछ बना रहा हूं। ठीक है, मेरे को क्लास को अपने एक पेस में लेके जाना है, मैं जैसे बोल रहा हूं सिर्फ फोकस करो मेरे चीज में। मैं लिख के भी दिखा रहा हूं और बोल के भी सुना रहा हूं। मेरे बात को सुनो, स्क्रीन को देखो, समझ नहीं आए तो लॉजिक मेरे से पूछो। ठीक है, कि हाँ सर ये एंट्री क्यों हुआ या डेबिट क्यों, क्रेडिट, लॉजिक वाइज लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। अजीब अजीब सा क्वेश्चन नहीं करना मेरे से। चैप्टर ऑलरेडी लेंदी है, दिसंबर में प्री बोर्ड रहेगा,
वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ सिलेबस, दैट टू इन डेप्थ। ठीक है, तो प्लीज मेरे पेस के साथ पेस मिलाओ, फोकस पूरा क्लास में करो। जब क्लास चल रहा होता है एक रिदम में, तो उस पूरे क्लास पे फोकस करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 85,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके पैसा कलेक्ट करेंगे। तो टोटल कितना पैसा आएगा, 1,70,000। अब हम लोग इसमें से 5,000 के ऊपर जो पैसा आया उसको रिफंड करेंगे, 80,000 के ऊपर जो पैसा आया उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और ये दोनों के लिए 2 एंट्री हम लोग पास करते थे, पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया था। पर अब से हम लोग क्या करेंगे, इनका एक सिंगल कंबाइंड एंट्री करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। तो देखो एक बार रिफंड के लिए हम लोग कौन सा एंट्री करते थे, देखो यहाँ पर रिफंड के लिए हम लोग कौन सा एंट्री करे थे, यहाँ पर देखो देखो ये जो एंट्री था ना, ये जो एंट्री था ये था रिफंड का एंट्री, और ये जो एंट्री था ये कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री था। तो रिफंड का एंट्री था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, कैपिटल का एंट्री था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इन दोनों एंट्री को हम लोग मर्ज कर सकते हैं क्या? अगर मर्ज करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा, शुभाशीष बोलो तो। ये दोनों एंट्री को अगर मर्ज करके सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक बोला? सर वो ऊपर वाला रिफंड का और नीचे वाला कैपिटल में ट्रांसफर करने का। बताओ तो, गलत बोला वो। फिर से ये दोनों एंट्री को अगर मर्ज करके सिंगल एंट्री बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही बोला क्या वो? हाँ सही सही, ठीक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक, करेक्ट। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहां पर वही करते हैं और आने वाले प्रॉब्लम में भी वही करेंगे। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम, एक ही एंट्री करेंगे हम लोग, सिंगल एंट्री। तो चलो यहां पर क्या लिखेंगे बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब फिगर कैसे पुट करना है, यहां पर ध्यान देना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट था ऊपर वाले एंट्री में, देखो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट में हमने कितना लिखा था, 170। उसी का रिवर्सल कर रहे हैं हम लोग, डेबिट में कितना लिखेंगे, 170। यानी कि जो प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट हुआ था उसी को रिवर्स करके डेबिट कर दिए 170। अब इसका बाइफर्केशन करना है किसमें, जो रिफंड हो गया और जो कैपिटल में चला गया। तो रिफंड कितने शेयर पे हो रहा है, 5,000। तो 5,000 के ऊपर 2 रुपया करके रिफंड और 80,000 के ऊपर 2 रुपया करके कैपिटल। कितना हो जा रहा है बोलो, 10,006। हाँ 1,60,000 और 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 एंट्री का काम, एक एंट्री में खत्म। तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री बन गया। एक चीज याद रखना है, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री करना पड़ता है। हर इंस्टॉलमेंट के लिए दिमाग में डाल कर कितना एंट्री करना है, 2 एंट्री। एक जिसमें बैंक आएगा, एक जिसमें शेयर कैपिटल आएगा। अपने क्लास में आसान भाषा में समझने के लिए मैं इसको एक नाम दूंगा, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इसको मैं बोलूंगा बैंक वाला एंट्री, इसको मैं बोलूंगा कैपिटल वाला एंट्री। तो एप्लीकेशन के केस में हम लोग पहले बैंक वाला एंट्री करते हैं, उसके बाद कैपिटल वाला एंट्री करते हैं। ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन के केस में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के केस में हम लोग पहले बैंक वाला एंट्री करते हैं, फिर कैपिटल वाला एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पैसा रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसके बाद के जो भी आने वाले इंस्टॉलमेंट्स है, इसमें ये रूल चेंज हो जाएगा। पहले कैपिटल वाला एंट्री करेंगे, बाद में बैंक वाला एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो अब इसके बाद आ जाओ इसमें अलॉटमेंट में। पहले कैपिटल वाला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर एक क्रेडिट और हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब तुम लोगों को मैं जर्नल एंट्री लिखा रहा था, तो इस अलॉटमेंट के जर्नल एंट्री में मैंने देखो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट लिखाया था, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से लिखा था। मैंने बोला था वो किसी प्रॉब्लम में आ भी सकता है, किसी प्रॉब्लम में नहीं भी आ सकता है। तो याद रखना, ये जो होता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अकाउंट हम लोग क्रेडिट में तब लिखते हैं अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है। प्रीमियम पे शेयर इशू मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा रुपया में
शेयर इशू कर रही है। तुम देखो इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने किया था वहां पर 10 रुपया का शेयर था, कंपनी इशू भी 10 में ही कर रही थी, पब्लिक से 10 रुपया ही ले रही थी। यहां पर 10 रुपया के शेयर को कंपनी 12 में इशू कर रही है, यानी पब्लिक से 10 के शेयर के बदले में कितना ले रही है, 12 रुपया ले रही है, 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। एंड दिस 2 रुपीज विच द कंपनी इज चार्जिंग एडिशनल ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, इट इज नोन एज प्रीमियम। और इस प्रीमियम को अकाउंट में हम लोग किस नाम से लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब बोलेंगे ऐसे इसको प्रीमियम, पर जब लिखेंगे तो 2 प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बोलने के टाइम पे इसको प्रीमियम बोलेंगे। तो प्रीमियम जब जब रहेगा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, तब तब हम लोग अलॉटमेंट के एंट्री में क्या करेंगे, ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। सर अलॉटमेंट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कौन से इंस्टॉलमेंट में है, देखो प्रीमियम का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में है। क्वेश्चन में ध्यान दो, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के अंदर है, इसीलिए अलॉटमेंट वाले एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। सर सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से एंट्री में लिखेंगे, बैंक वाले में कि कैपिटल वाले में। याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना, ये शेयर कैपिटल की बहन है, और ये भाई बहन हमेशा एक साथ रहते हैं। शेयर कैपिटल है बड़ा भाई, और इसकी जो छोटी बहन है वो कौन है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बोलती है हम अपने भैया के साथ रहेंगे हमेशा, और भाई बोलता है हाँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, कोई तुमको परेशान करेगा बताना। तो हमेशा याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ, बड़ा भाई। कौन, शेयर कैपिटल। तो जहां शेयर कैपिटल होगा वहीं प्रीमियम आएगा, ये याद रखना। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक वाले एंट्री में नहीं लिखेंगे, कैपिटल वाले एंट्री में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से सुनो, अमाउंट कैसे लिखेंगे। याद रखना सिर्फ फर्स्ट एंट्री हम लोग लिखते हैं 85,000 में जितना एप्लीकेशन आया। इसके बाद जब रिफंड हो जाता है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हम लोग वापस कर देते हैं, इसके बाद के जो भी जर्नल एंट्री होते हैं वो उस शेयर पे होंगे जितना कंपनी ने एक्चुअली इशू किया है। तो कंपनी ने एक्चुअली कितना इशू किया, 80,000 शेयर, सारे जर्नल एंट्री 80,000 पे ही होंगे। सिर्फ फर्स्ट वाला जो जर्नल एंट्री होता है ना, स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन का पैसा लिए थे वो 85 में होगा, क्योंकि वहां तो कंपनी खाली रिसीव कर रही है। बाकी अब यहां पर 85,000 का कोई काम नहीं है, सारा एंट्री किस पे होगा, 80,000। अलॉटमेंट में 80,000 शेयर के ऊपर 5 रुपया करके अपने को कलेक्ट करना है। 80,000 शेयर के ऊपर कितना करके कलेक्ट करना है, 5 रुपया करके। इसमें से 80,000 के ऊपर 2 रुपया करके तो प्रीमियम के नाम पे कलेक्ट करेंगे, ये छोटी बहन के पास चला जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो 3 रुपया है ये बड़ा भाई ले लेगा। बड़ा भाई कौन, कैपिटल ले लेगा। ये जो पैसा होता है ना, ये फेस वैल्यू का पैसा होता है। ये किसका पैसा होता है, फेस वैल्यू का पैसा। तो कंपनी जो अलॉटमेंट में 5 रुपया करके कलेक्ट करेगी, उस 5 रुपया का 2 पार्ट बनेगा, 2 रुपया प्रीमियम के नाम पे और 3 रुपया फेस वैल्यू के नाम पे, जिसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। फेस वैल्यू किधर ट्रांसफर होता है, बोलो, कैपिटल में। फेस वैल्यू किधर ट्रांसफर होता है, कैपिटल। यानी देखो यहां पर जो 10 रुपया, ध्यान से देखना, कंपनी जो 10 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर है उसको 12 में रीइश्यू कर रही है। तो ये जो 10 रुपया है ना, ध्यान से देखना, ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया का जो फेस वैल्यू है, इसका पैसा किधर चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। और एक्स्ट्रा जो 2 रुपया चार्ज कर रही है ना, एक्स्ट्रा जो 2 रुपया चार्ज कर रही है प्रीमियम का, ये किधर चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो फेस वैल्यू का पैसा किधर चला जाता है, कैपिटल में, और फेस वैल्यू के ऊपर जो प्रीमियम लाते हैं वो किधर चला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये याद रखना है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर अमाउंट कैसे हो रहा है। यहां पर डेबिट में कितना हो जाएगा, 2 लाख 1,60,000। अमाउंट क्लियर है। हमें टोटल कलेक्ट करना है, अभी हुआ नहीं है कलेक्ट, अभी तो ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू है। तो हमें 80,000 के ऊपर 5 रुपया करके कलेक्ट करना है, जिसमें से 3 रुपया कैपिटल के लिए यानी कि फेस वैल्यू के लिए और 2 रुपया प्रीमियम के लिए कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलो कलेक्ट करते हैं इसको। कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिनको एंट्री में अभी भी प्रॉब्लम है, प्रीवियस प्रॉब्लम को रेफर कर सकते हो, या फिर जो जर्नल एंट्री मैंने लिखा था उसको रेफर कर सकते हो। तो देखो यहां पर ऊपर वाले जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने कितना डेबिट किया था, देखो तो प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना डेबिट हुआ, क्रेडिट भी उतना ही करो।
क्रेडिट भी उतना ही करो। याद रखना जो मैं बोल रहा हूं दिमाग में बस उसी को सुनो कान में और दिमाग में बस उसी को डालो। ये आने वाले हर प्रॉब्लम में चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तो भूल जाओगे। जैसे समझा रहे जैसे सिखा रहे दिमाग में वही डालो और देखो कैसे बनता है ये चैप्टर। प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग प्रीवियस जर्नल एंट्री में हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट कितना किए 4 लाख, तो यहां पर उसी को रिवर्स करके क्रेडिट कितना करेंगे 4 लाख, और ये पूरा अमाउंट फिर कहां ट्रांसफर हो जाएगा बैंक में 4 लाख। हो गया कलेक्शन का एंट्री। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में फिर से हम लोग को 2 एंट्री पास करना होगा। पहले कौन सा एंट्री करेंगे कैपिटल वाला या बैंक वाला, कैपिटल वाला। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000 शेयर के ऊपर कितना अपने को लेना है बोलो। फर्स्ट कॉल में 3 रुपया करके अपने को कलेक्ट करना है, यानी कि टोटल 2,40,000। अपने को फर्स्ट कॉल का कितना रिसीव करना है 2,40,000, 80,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए के रेट से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करने के लिए कौन सा एंट्री बैंक वाला एंट्री। क्या एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट कितना करेंगे जो प्रीवियस एंट्री में डेबिट किए थे। प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट कितना हुआ था 2,40,000, यहां पर क्रेडिट भी करेंगे 2,40,000 और इसी अमाउंट को फिर बैंक में डाल देंगे 2,40,000। तो फर्स्ट कॉल का कलेक्शन हो गया। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में पहले क्या करेंगे कैपिटल या बैंक, कैपिटल वाला एंट्री। क्या होगा एंट्री बोलो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 80,000 शेयर के ऊपर 2 रुपया करके अपने को लेना है, यानी कितना लेना है 1,60,000 लेना है टोटल। यहां भी 1,60,000 लेना है। फाइनल कॉल में क्या सभी लोगों ने पेमेंट किया है नहीं, एक बंदा जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो अब यहां पर हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे कलेक्शन का, अच्छा ये तो हो गया ड्यू का एंट्री, फाइनल कॉल का ड्यू हो गया। कलेक्शन का एंट्री जब करेंगे तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पर एक और डेबिट आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट मैंने जर्नल एंट्री जब लिखाया था फर्स्ट क्लास में तो मैंने यहां पर डेबिट किया था, लेकिन ये अलग कलर में था स्काई ब्लू में। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ये हर सिचुएशन में हर जगह पे नहीं आता है। ये कब आता है जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट करता है। कोई भी शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट को अगर डिफॉल्ट करेगा यानी पेमेंट नहीं करेगा, इन दैट केस ये वाला अमाउंट आएगा कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर जो है ना ये बैंक का छोटा बहन है, यानी ये किसके साथ रहेगा बैंक के साथ। जहां बैंक होगा वहां कॉल्स इन एरियर होगा। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों कौन है भाई बहन है। तो कॉल्स इन एरियर कौन से एंट्री में आता है, कैपिटल वाले एंट्री में आता है कि बैंक वाले एंट्री में आता है। कॉल्स इन एरियर बैंक वाले एंट्री में आता है। ठीक है सर, अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो अमाउंट लिखने का रूल याद रखना, प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से किए थे देखो 1,60,000। यहां पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट भी उतने से ही करेंगे 1,60,000। देखो ध्यान से, इसमें जितना हमने ऊपर वाले एंट्री में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को डेबिट किया था सेम अमाउंट से यहां पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे। ये काम हो गया। अब डेबिट में 2 आइटम है, अब इसको कैसे करेंगे? तो याद रखना बैंक का अमाउंट अपने को कैलकुलेट नहीं करना होता है, अपने को कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना, बाकी जो बचेगा बैंक में डालेंगे। तो कॉल्स इन एरियर मतलब एक कॉल था उसका पैसा नहीं मिला, एरियर रह गया। एरियर वर्ड का मतलब होता है ड्यू। एरियर का मतलब क्या होता है ड्यू। अकाउंट्स में एरियर मतलब होता है ड्यू। ठीक है, इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? लॉजिक
लॉस, पैसा नहीं मिला शेयर होल्डर का लॉस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही लगता है। ये लॉस नहीं है, ये बिजनेस का एसेट है, क्योंकि पैसा नहीं मिला तो छोड़ नहीं देंगे, पैसा उससे मांगेंगे। हम लोग ये मान रहे हैं कि वो कॉल का जो हमने पैसा, मतलब हमने शेयर होल्डर को कॉल किया था कि आप अपना फाइनल कॉल दे दो, शेयर होल्डर ने ड्यू डेट में पैसा नहीं दिया, वो डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दे पाया। मे भी कोई जेन्युइन ग्राउंड हो सकता है या जो भी रीजन, उस पर अपने को मतलब नहीं है, किस रीजन से नहीं दिया वो अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। हम लोग ने कॉल किया, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग एकदम से लॉस मान लेंगे। हम लोग उसको ट्राई करेंगे फिर से पैसा निकलवाने का, उससे वापस से मांगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड टाइम देंगे। समझ में आ रहा है कि आप अपना, आपको चलिए कुछ दिन का और टाइम देते हैं, आप इसको पे कर दो। तो पॉइंट ये है कि वी विल ट्राई टू कलेक्ट द मनी। कॉल सिनेरियर जो हो गया है, इसको एकदम से हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये लॉस है, हम लोग उसको कलेक्ट करने का, रिकवर करने का ट्राई करेंगे। ये अज्यूम करेंगे कि ये जो कॉल एरियर में चला गया है ये पैसा मिलेगा बाद में, और क्योंकि जो भी चीज हमें फ्यूचर में मिलना होता है, रिसीवेबल होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है। तो ये एक तरह से एसेट है। कॉल सिनेरियर का नेचर क्या है? एसेट, ऑन द अजम्पशन दैट वी विल बी रिसीविंग दिस अमाउंट लेटर ऑन इन फ्यूचर। वी विल ट्राई फॉर दैट, एटलीस्ट रिकवर करने का कोशिश करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेशन में कैसे डालेंगे? देखो, श्याम के पास कितना शेयर था? 1000 शेयर, जिसपे उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। कितना रुपया करके? 2 रुपया करके। तो श्याम को 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपया करके फाइनल कॉल देना था। कितना? 2000। इसने नहीं दिया, यानी श्याम से मेरा कितना ड्यू है? 1,58,000। श्याम से मेरा कितना ड्यू है? 2000। यानी श्याम से हमें कितना मिलेगा? 2000। ठीक है, तो उसको लिख दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर में 2000। ठीक है, यानी ये श्याम वाला अमाउंट है। सर श्याम का अकाउंट नाम नहीं लिखेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट? नहीं, वो नॉर्मल जर्नल एंट्री में होता है श्याम अकाउंट डेबिट। यहाँ पर श्याम हो, राम हो, मोहन हो, कोई भी हो, यहाँ पर हमेशा क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखते हम लोग, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, एक एक का नाम लिख के वो एंट्री नहीं करती है। समझ में आ रहा? कंपनी एक कॉमन हेडिंग बना देती है, कॉल्स इन एरियर, इसी में सारे जो भी शेयर होल्डर हो, जिसका जो भी नाम हो, सब इसी में जाता है। तो कॉल्स इन एरियर में 2000 लिख देंगे। अब जो बैलेंस बच गया, बैलेंसिंग फिगर से बैंक में फिगर डाल देंगे। तो 1,60,000 क्रेडिट में है, डेबिट में कॉल्स इन एरियर है 2000, तो बैंक में कितना लिखेंगे? 1,58,000, जो कि बैलेंसिंग से आया है। इस तरीके से बैंक का अमाउंट हमेशा याद रखना, जब भी 2 डेबिट होगा ना, तो हमेशा पहले कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करना, बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना। ठीक है, ये याद रहेगा। ये सिंपल था, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो, हम लोगों ने अभी 2 प्रॉब्लम किया। पिछला प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस था? पहला डिफरेंस ये था कि पिछले प्रॉब्लम में शेयर फेस वैल्यू पे इशू हुआ था, इस प्रॉब्लम में शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि पिछले प्रॉब्लम में पूरा पैसा कंपनी को ठीक से मिल गया था, इस प्रॉब्लम में लास्ट का इंस्टॉलमेंट एक शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर दे रहा है। तो इसके वजह से एंट्री में क्या डिफरेंस आया वो तुम लोग देख लिया ऑलरेडी। किस तरह से एंट्री में क्या वेरिएशन आ रहा है तुम लोग समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए। अभी मेरे को एक चीज बताओ, इस सेकंड प्रॉब्लम को अपने कॉपी में 1 मिनट का टाइम दे रहे, देखो 1 मिनट, क्वेश्चन पढ़ो, एंट्री देखो, कोई भी एंट्री का लॉजिक या कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। एंट्री का लॉजिक और कैलकुलेशन पूछना है। ठीक है, और ठीक है, और देखो सब लोग देखो, पढ़ो, जिसको जो भी एंट्री या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है पूछो। और कुछ किसी को पूछो। ना कर रही। हाँ, जब मौका देंगे तब नहीं पूछोगी। अभी कुछ आएगा ना। हाँ आएगा ना, जब पढ़ाएंगे तब आएगा। चलो बाकी लोग पूछो सबको। अच्छा अंतरिक्ष, क्या प्रॉब्लम है प्रीमियम में बोलो। प्रीमियम का नेचर क्या है? और कोई नहीं पूछते, जाओ बताते फिर। और कुछ मतलब टोटल ओवरऑल लॉजिक बताइए। सुनो, कंपनी जब शेयर इशू करती है और फेस वैल्यू के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है, सुनना ध्यान से सब लोग, कंपनी जब शेयर इशू करती है फेस वैल्यू के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट को प्रीमियम बोलते हैं।
तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, ये लॉजिकली कैपिटल का पार्ट नहीं बनता है, इसीलिए इस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको एक अलग से एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब इसके लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट किया जाता है, इसके लिए एक अलग से जगह बनाते हैं हम लोग, एक सेपरेट फंड क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एक तरह का रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ रिजर्व्स होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिजर्व। अगर दिखाने के लिए हम लोग एक बार देखते हैं शेड्यूल 3, हम लोग शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट पढ़े थे और बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखो ये शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट देखा था। तो शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आता है नंबर ए में शेयर कैपिटल और नंबर बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। जब रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल देखेंगे तो नोट नंबर 2 में जाना पड़ेगा, दिख रहा है सबको, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 एक बार देखते हैं, नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देखो नीचे जा रहे हैं, ये नोट नंबर 1 आया शेयर कैपिटल, नोट नंबर 2 आया रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 में तुमको दिख रहा है कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम? सेकंड आइटम दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यानी कि जितने भी तरह के बिजनेस में रिजर्व होते हैं वो सारे टाइप के रिजर्व किधर लिखते हैं हम लोग? रिजर्व एंड सरप्लस में। एंड वन ऑफ सच रिजर्व्स इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रिजर्व। ये एक फंड है, एक रिजर्व है जहां पर कंपनी पैसा डाल के रखती है जमा करके। कौन सा पैसा डालती है? वो पैसा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में जो कंपनी ने शेयर इशू करने के टाइम पे फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा लिया था। कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर जो एडिशनल अमाउंट चार्ज कर रही है ना, एक्स्ट्रा जो ले रही है, वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व में चला जाता है और फेस वैल्यू के लिए जो चार्ज कर रही है वो शेयर कैपिटल में चला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया। इसीलिए यहां पर देखो कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए लिया कितना, ध्यान से देखो, ये जर्नल एंट्री, ये जो जर्नल एंट्री है सब लोग ध्यान से देखो। कंपनी ने अलॉटमेंट के लिए लिया 5 रुपया, लेकिन 5 रुपया में से फेस वैल्यू के नाम पे सिर्फ 3 रुपया लिया है और 2 रुपया प्रीमियम के नाम पे लिया है। तो फेस वैल्यू के नाम पे जो कलेक्ट किया गया है वो तो कैपिटल का पार्ट बनेगा, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। बाकी जो एक्स्ट्रा लिया कंपनी ने वो प्रीमियम का पार्ट बनेगा, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रीमियम में। यानी 5 रुपया जो आया, 3 रुपया कैपिटल में गया, 2 रुपया प्रीमियम में गया। इस तरह से वो 5 रुपया स्प्लिट हो गया। हाँ सर, अलॉटमेंट के बजाय फर्स्ट कॉल में कंपनी प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकती? हाँ कर सकती है, आएगा भी, करेंगे। जिस भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी प्रीमियम ले रही है उस इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में ही लेगी कंपनी, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम जब करते हैं एग्जाम में, जब हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एग्जाम में जो प्रॉब्लम मिलेंगे या जो आप नॉर्मली बुक में जो आप प्रॉब्लम देखोगे तो ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही मर्ज्ड है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि जो प्रीमियम होगा वो अलॉटमेंट के साथ ही होगा। प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, इवन एप्लीकेशन में भी हो सकता है, या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल किसी में भी प्रीमियम हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम हो सकता है, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम हो सकता है। वो सारा वैरायटीज हम लोग एक एक करके भी आगे करेंगे, जैसा जो भी रहेगा वो सारा होगा, आता रहेगा। फिलहाल समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये लॉजिक क्लियर। और किसी का कोई क्वेरी? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो प्रॉब्लम हमने बनाया एक बार देखते हैं कि अगर ये बैलेंस शीट में अगर अपने को दिखाना हो तो कैसे। क्योंकि एग्जाम में ना इस चैप्टर में जर्नल एंट्री के साथ कभी कभी बोला जाता है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो बैलेंस शीट पहले हम लोग ना प्रॉब्लम नंबर 1 का बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी के लिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा पेज छोड़ देने के लिए, लेकिन जिसने पेज नहीं छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेपरेट फ्रेश पेज में दे दो प्रॉब्लम नंबर 1, लिख दो प्रॉब्लम नंबर 1 और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, अगर किसी ने प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद स्पेस छोड़ा है, प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद अगर किसी ने स्पेस छोड़ा है कम से कम 5-6 लाइन, तो वहां पर बनाओ, नहीं तो अलग से सेपरेट पेज बनाओ। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? कंपनी है तो बैलेंस शीट, कंपनी है तो बैलेंस शीट कैसा बनेगा? कंपनी के फॉर्मेट में। अच्छा ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन 6 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के केस में बैलेंस शीट जो बनता है वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनता है। तो देखो हम लोग शेड्यूल 3 का फॉर्मेट,
इसीलिए मैंने पहले शेड्यूल 3 वाला चैप्टर आप लोगों को कराया, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कैसे होता है। अगर मैं डायरेक्टली ये करा दूंगा और शेड्यूल 3 का किसी को पता नहीं है तो फिर वो कर नहीं पाएगा। तो अब ध्यान से देखो, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, वी नो कि कैसे बनता है कंपनी का बैलेंस शीट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये प्रॉब्लम 1 है, फिर से बता दे रहे हैं प्रॉब्लम 1, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जर्नल एंट्री ऊपर कंप्लीट हो गया, नाउ दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, इसका जो फॉर्मेट होगा कैसा होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट का 2 कॉलम, अमाउंट अमाउंट, कोई डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं कर देना, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। अब सबसे पहला हेडिंग जो होता है, अच्छा पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ध्यान से देखना, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये इसका मतलब लायबिलिटी साइड स्टार्ट हो गया, इसका मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, मतलब यहां पर हम लोग बैलेंस शीट में ना लेफ्ट राइट वाला पैटर्न नहीं, अप डाउन वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। तो वी स्टार्ट विथ लायबिलिटीज फर्स्ट एंड देयर आफ्टर वी रिकॉर्ड एसेट्स। तो ये हो गया लायबिलिटी। जिनका फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ शेड्यूल 3 का, अभी क्लास में परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अभी आप फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बाद में उसका लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, नोट्स आप अपने फ्रेंड से भी ले सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट का जगह नहीं छोड़ा। तो बोल तो रहे, जिसने जगह नहीं छोड़ा वो दूसरे जगह पे प्रॉब्लम नंबर 1 दे के कर लो। ये सारा जो चीज़ है ना, ये सब क्यों पूछते हैं, हमको समझ नहीं आता। नहीं आई एम सॉरी। एक मीम आता ना, सॉरी बाबू, देखे तुम लोग ऐसा एक मीम आता है। तो मेरे को बोलने का मतलब है ना, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग सच क्वेरीज। ऐसा क्वेरी मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज डोंट आस्क मी सच क्वेरीज। अरे क्वेरी क्या है, समझ में आ रहा है? मेरे से अच्छा वाला कुछ क्वेश्चन पूछो, जैसे कि अभी वो पूछा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है सर, उसका लॉजिक, ठीक है चलो समझ में आ रहा है। मन में डाउट्स या क्वेरीज आना इज नॉट अ बैड थिंग, एवरीवन इज क्यूरियस। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि रट रटा के आप लोग पढ़ो, फॉर्मेट याद करो, एंट्री याद करो, लॉजिक तो खुद ही बताएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा चीज पूछोगे ना, क्लास खाली समय जाएगा। चलो ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान दो। बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड से, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में अच्छा देखो, जब हम लोग शेड्यूल 3 वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें तो लंबा चौड़ा हमने बैलेंस शीट बनाया था, बहुत सारे आइटम्स थे। इस चैप्टर में, शेयर वाले चैप्टर में, क्योंकि उतना ज्यादा आइटम्स नहीं है तो अपने को बैलेंस शीट उतना लंबा नहीं बनाना। इसमें लिमिटेड आइटम्स है, वी हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, तो इसका बैलेंस शीट भी छोटा सा बनेगा और सिर्फ जो रिलेवेंट हेडिंग्स है बस वही लेंगे, जो हेडिंग्स नहीं यहाँ पर काम के हैं उनको लिखेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर 1 लिखो। पहला हेडिंग क्या था इक्विटी एंड लायबिलिटी में? शेयर होल्डर्स फंड। तो ये पहला हेडिंग रिलेवेंट है, इसको लिखेंगे। इसके अंदर 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल और दूसरा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है उसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट में डिटेल में दिखाते हैं, पर यहां पर मैं आपको नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहा हूं, बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इसके अंदर ही कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूं। दूसरा आइटम क्या होता बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। प्लीज आवाज नहीं क्लास में, ठीक है, कोई भी आवाज मत करो, सुनो ध्यान से। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, 2 चीजें आती है। कैसे पता सर? पिछले क्लास में कर चुके हैं सर, हमने नहीं किया, आपकी गलती, ठीक है। ध्यान से जो बता रहे सुनो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सर शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, आप ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। बैलेंस शीट में फिगर कैसे डालेंगे, शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, याद कर लो, शेड्यूल 3 का पार्ट है, उस चैप्टर में भी काम आएगा। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखो कि जो हमने जर्नल एंट्री बनाया है, इस पूरे जर्नल एंट्री में जहां जहां भी शेयर कैपिटल आया है वो सबका टोटल कर लो। पूरे जर्नल एंट्री में जहां जहां भी शेयर कैपिटल आया सबका टोटल कर लो, और नोटिस करना शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है, तो शेयर कैपिटल जब क्रेडिट में आएगा ना तो उसको हमेशा टोटल करो। तो देखो किधर किधर आया, मैं यहां पर सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देखो।
फर्स्ट एंट्री में आया है क्या शेयर कैपिटल? देखो स्क्रीन पे, फर्स्ट एंट्री में आया है, नहीं आया, छोड़ दो। सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल आया, नहीं आया, छोड़ दो। थर्ड एंट्री में शेयर कैपिटल आया, यस, कितना आया? 1 लाख, ठीक है। फोर्थ एंट्री में आया शेयर कैपिटल, देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, आया क्या? कितना आया? ठीक है। फिफ्थ एंट्री में नहीं आया। नेक्स्ट एंट्री में आया शेयर कैपिटल 1,50,000। इसके बाद वाले एंट्री में नहीं आया। इसके बाद वाले एंट्री में 1 लाख। इसके बाद नहीं, खत्म। यानी कि जितने भी जर्नल एंट्री थे इसमें जहां जहां शेयर कैपिटल आया मैंने उसको मार्क कर दिया। एक बार टोटल कर लेते, कितना आया देखो, 1 लाख, 1,50,000, 1,50,000 और 1 लाख, कितना हो गया? 5 लाख। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल में, ध्यान से देखो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, 50,000 equity shares at the rate ₹10 each. Equity 50,000 equity share at the rate ₹. कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था? प्रॉब्लम नंबर 1 में देखो कितना इशू किया था, ठीक है। तो यहां पर हो गया 5 लाख। लायबिलिटी साइड क्लोज। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया क्या रिजर्व एंड सरप्लस? जिसने लिख दिया कोई बात नहीं, यहाँ पर डैश दे दो, यानी कि नील, ठीक है। जिसने नहीं लिखा मत लिखो। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 लाख। लायबिलिटी साइड क्लोज। तुम बोलोगे सर लायबिलिटी साइड में तो और भी बहुत कुछ आता है, और बहुत कुछ आता है, पर इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना। इस क्वेश्चन में जितना डेटा है उसके हिसाब से इतना ही आएगा। खत्म हो गया लायबिलिटी साइड। अब हम लोग क्या करेंगे? एसेट साइड बनाएंगे, ASSETS, एसेट्स। एसेट के साइड में 2 हेडिंग होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट तो यहाँ कुछ है नहीं, हम लोग यहाँ पर सीधा लिखेंगे क्या? करंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके अंदर लिखेंगे कैश एट बैंक। क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा कैश एट बैंक। सर इसमें अमाउंट कौन सा लिखेंगे? जर्नल एंट्री में जाओ, देखो जहां जहां बैंक अकाउंट आया है, जिधर जिधर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसको प्लस करो, और जहां पर बैंक क्रेडिट हुआ उसको माइनस करो। देखो फर्स्ट एंट्री में आया है क्या बैंक डेबिट में, प्लस करो। इसके बाद सेकंड वाले में बैंक क्रेडिट है, इसको माइनस करो, ये प्लस होगा। इसके बाद बताओ और बैंक किधर आया है? प्लस। इसके बाद प्लस, इसके बाद प्लस। तो पूरे प्रॉब्लम में बैंक अकाउंट डेबिट जिधर जिधर हुआ है वो सबको प्लस करो, और जहां पर क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करो। कितना आ रहा है? 5 लाख। तो यहां पर आ गया 5 लाख, और एसेट साइड भी हो गया मैच। ये कितना है? 5 लाख। सर एसेट साइड में और कुछ नहीं आएगा? नहीं, और कुछ नहीं आएगा। अरे ये जो चैप्टर है ध्यान से समझो, ये चैप्टर शेयर के बारे में है। प्रॉब्लम में जो डेटा दिया गया है वो शेयर से रिलेटेड दिया गया है। यहाँ पर कोई प्लांट मशीनरी फर्नीचर दुनिया भर का डेटर क्रेडिटर स्टॉक इन्वेंट्री थोड़ी है कि पूरा बैलेंस शीट का सारा आइटम तुम्हें मिलेगा। तो अंडर दिस चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगे नहीं। तो जितना इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में उसके हिसाब से बस अपने को बस प्रेजेंट कर देना, अपने को दिखा देना है। जैसे यहाँ पर जो शेयर था उसका वैल्यू आ गया, शेयर कैपिटल में डाल दिए। जो पैसा रिसीव किए थे वो कैश एट बैंक में आ गया, बैंक में डाल दिए, दोनों टैली हो गया। ठीक तरीके से जब कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा दोनों साइड टैली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 ये अभी जो मैंने किया, ठीक है, इसके बैलेंस शीट को आज नहीं करते हैं, टाइम काफी हो गया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे क्या करूंगा, प्रॉब्लम नंबर 2 का बैलेंस शीट दिखाऊंगा कैसे करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग और भी नए दूसरे प्रॉब्लम में जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का। ये जो चैप्टर है फिर से मैं बता दूं क्लास को एंड करने के पहले, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स लेवल का चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट करेगा वो आप अपने रिस्क पे करना, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर बाद में समझ नहीं आएगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। इस चैप्टर में एकदम भी क्लास को एब्सेंट नहीं करना है। क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।